हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो है एग्ज़ाम डेट आ भी चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है, तो आप जो है तैयारी में जुटे रहिए। अपनी जो आपकी जीके और जीएस की क्लास चल रही है उसकी जो है नई क्लास आ गई है, जो आपका 6 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 2 में जो भी आपके जितने भी क्वेश्चंस थे जीके और जीएस के, जो है यहाँ पे इनको एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो होने वाली प्रत्येक क्लास के जो है पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप पीडीएफ नोट्स बनाओ फिर प्रिपरेशन करो। ठीक है, और आपको पीडीएफ नोट्स जो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल से ही जो है आपको क्विजेज प्रोवाइड करा दिए गए, आप उन्हें अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि किसी चालक का प्रतिरोध इसकी या इसके डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। किसके रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे प्यारे बच्चे? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्यारे बच्चे? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर किसी भी चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुपात होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी मान लीजिए चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसका मतलब है कि चालक की लंबाई बढ़ने पर क्या मतलब होगा इसकी कि चालक की लंबाई बढ़ने पर चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रतिरोध भी बढ़ता है। प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी चालक की प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि अगर चालक की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे जो इलेक्ट्रॉनों की अधिक दूरी, इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ता है? अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तय करनी पड़ती है। ठीक है, अधिक टकरावों का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, और जो प्रतिरोध है वो, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या बताया इसमें कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो ऑप्शन नंबर आप इसमें देख रहे हैं सी इसका राइट आंसर होगा कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है इसकी लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो प्रतिरोध जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये याद रखोगे। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे एक पॉइंट में लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि प्रतिरोध, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, काट के क्षेत्रफल के, अब यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चे? अनुक्रमानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर अब बात करूं मैं वॉल्यूम यानी आयतन की, अगर बात करता हूं मैं यहाँ पे प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? आयतन की बात कर रहे हैं। आयतन, ठीक है, सॉरी, प्रतिरोध, प्रतिरोध की बात हो रही है आयतन के लिए। तो प्रतिरोध जो है आयतन आयतन के सीधे, प्रतिरोध आयतन के सीधे समानुपाती नहीं होता। ठीक है, सीधे समानुपाती नहीं होता, समानुपाती नहीं होता, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे टेम्परेचर की, किसकी बात करी जाए? टेम्परेचर की अगर बात करूं यानी तापमान की अगर बात करूं तो प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध तापमान के, प्रतिरोध तापमान के सीधे समानुपाती होता है। सीधे समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, लेकिन ये सवाल में लंबाई के बारे में पूछा है। ठीक है, ये आप यार यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, कि प्रतिरोध जो है ताप के सीधे समानुपाती होता है। क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे कि एमएफआई के लिए विकास निधि का प्रबंधन डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है एमएफआई के लिए विकास निधि का प्रबंधन? ठीक है, द डेवलपमेंट फंड फॉर एमएफआई इज मैनेज्ड बाय द, किसके द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चे? ये किया जाएगा आपका रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है क्या किया जाता है? एमएफआई के लिए जो विकास निधि का प्रबंध करेगी वो आरबीआई बैंक द्वारा किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, रिजर्व बैंक द्वारा जो है एमएफआई के लिए विकास निधि का प्रबंध मुख्य रूप से किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, और ये जो आरबीआई है आपकी, आरबीआई एमएफआई को जो है ऋण, पुनर्वर्ती और निवेश के लिए धन प्रदान करता है। क्या लिखेंगे हम? आरबीआई, आरबीआई जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके लिए? आरबीआई
एमएफआई को क्या देती है? ऋण, ठीक है, पुनर्वित्त और निवेश के लिए धन प्रदान करती है। निवेश के लिए प्यारे बच्चे क्या प्रदान करती है? धन प्रदान करती है। किसको? एमएफआई। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करूं प्यारे बच्चे, यानी आरबीआई की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो प्यारे बच्चे 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है। किसकी सिफारिश पर की गई थी? किसकी सिफारिश पर की गई थी प्यारे बच्चे? ये की गई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। ठीक है, ये बात याद रखें। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय यानी मुख्य कार्यालय कहाँ पे है प्यारे बच्चे? मुंबई में है। किसकी बात कर रहे हैं? मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है, ये याद रखेंगे। ठीक है। जो ये आपकी जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? किसकी बात कर रहे हैं बेटे? राष्ट्रीयकरण की। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था इसका? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया? खत्म हुआ क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, कहता है कि कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, ठीक है, चिक्कमगलुर, तुमकुरु बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भैया ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, यानी आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध हैं ये सभी बेल्ट। तो ये जो है क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में है बल्लारी, चित्रदुर्ग। ठीक है, और ये सब जो है किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क यानी आयरन ओर के लिए फेमस है। ठीक है। अब यहाँ पे बात किसकी हुई थी प्यारे बच्चे? सर आप कहोगे सर कर्नाटक की बात हुई थी। मेरे प्यारे बच्चे जो कर्नाटक है जो मेरे प्यारे बच्चे, इसके गठन की बात अगर मैं करूं तो प्यारे बच्चे इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया गया था। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जो है कर्नाटक का गठन किया गया था। मैं इसकी अगर कैपिटल की बात करूं प्यारे बच्चे, इसकी कैपिटल जो है क्या है? वो है बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर है। ठीक है। इसमें कितने जिले हैं? 31 जिले हैं। ठीक है। इसका राज्य पशु क्या है? आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है। इसके राज्य पशु की बात की गई है। राज्य पशु इसका प्यारे बच्चे क्या है? हाथी है। अगर राज्य पक्षी की बात करें तो क्या है? वो है आपका नीलकंठ। ठीक है। और राजभाषा क्या है प्यारे बच्चे? राजभाषा क्या है कर्नाटक की? कन्नड़ है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या है? कन्नड़ है। ठीक है। और राजकीय वृक्ष क्या है? चंदन है। राजकीय किसकी बात हो रही है? राजकीय वृक्ष क्या है? चंदन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसमें जो है जो भी था आपको बता दिया गया। ठीक है। और एक बात, कर्नाटक प्यारे बच्चे, कर्नाटक जो है किसका उत्पादक ज्यादा करता है? कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ? इसकी एक कर्नाटक की सबसे अच्छी पहल क्या है बेटे? एक कंबाला नाम है। क्या नाम है? लिख लो। कंबाला जो है मेरे प्यारे बच्चे, एक कर्नाटक में, कंबाला किसमें होता है बेटे? कंबाला होने वाली एक कर्नाटक में होने वाली एक वार्षिक, यानी हर साल ये क्या होता है? एक कंबाला एक खेल है वहां पे जिसमें क्या होता है? भैंस दौड़ है। ये क्या है? ये वार्षिक भैंस दौड़। ठीक है, भैंस दौड़ है, ये बात याद रखें। ठीक है, कंबाला जो है भारतीय राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाली एक वार्षिक भैंस दौड़ है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, आपका प्यारे बच्चे, इसमें अगर मैं बात करूं कर्नाटक में ही, मैं जो प्यारे बच्चे कुछ कर्नाटक के ना जो क्या कर्नाटक के जो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य किसके प्यारे बच्चे? कर्नाटक के, उनके बारे में बात करता हूँ। ठीक है। इसमें जो आएगा एक भूतड़ा कोला है। क्या है? भूतड़ा कोला। ठीक है, ये लोक नृत्य है कहाँ का? कर्नाटक का। ठीक है। एक है बेलक आर्ट। ठीक है, सुग्गी, ठीक है, कारगा और वीर गसे। क्या हो जाएगा? वीर गसे। ये सब जो हैं क्या है? ये नृत्य हैं कहाँ के? लोक नृत्य कर्नाटक के हैं। ठीक है। एक कामसाले नृत्य भी है। कौन सा है? एक है आपका प्यारे बच्चे कामसाले नृत्य। कामसाले नृत्य, ये भी कर्नाटक से है। ठीक है। और एक और है आपका जिसको बोलते हैं डोलू कुनिथा। डोलू डोलू कुनिथा, ये भी जो है लोक नृत्य है कर्नाटक का। ठीक है। एक है यक्षगान, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये कर्नाटक से रिलेटेड थे। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया था?
तो भैया क्यों किया गया था मेंडल द्वारा 7 अलग-अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया गया था? क्योंकि भैया ये चाहते थे कि वंशागति के जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए जो है इन्होंने क्या किया, मेंडल ने 7 बार अलग-अलग जो है एक्सपेरिमेंट किए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि जो वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए। ठीक है? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो है मटर के पौधे के 7 जोड़े जो है इन्होंने क्या किया था, लक्षणों का चयन किया था। ठीक है? कैसे-कैसे किया था प्यारे बच्चे 7 बार? देखिए, किस तरीके से। एक था कि मटर के पौधे के लिए कौन सा पौधा लिया था इन्होंने? मटर का पौधा। मेंडल ने कौन सा पौधा लिया था? मटर का पौधा लिया था, जिस पर उन्होंने 7 बार जो है क्या किया था, अध्ययन किया था उस पर। एक किया था तने की ऊंचाई के लिए। किसकी ऊंचाई के लिए? तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई के लिए, ठीक है, यानी स्टीम हाइट। स्टीम हाइट के लिए, ठीक है। एक फूल का रंग, सेकंड क्या था आपका? फूल का रंग, ठीक है, फ्लावर कलर। फ्लावर फ्लावर कलर, ठीक है। फिर थी फूल की, इस फूल का स्थान। फूल का स्थान, थर्ड नंबर था इनका फूल का स्थान, यानी फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट था इसका जो फली का आकार। जो फली थी उसका क्या आकार? फली का आकार यानी पोड शेप। पोड शेप। नेक्स्ट था फली का रंग। फली का रंग, पोड कलर। पोड कलर, ठीक है। फिर था बीज का आकार और बीज का रंग। क्या था? बीज का बीज का आकार यानी स्पीड शेप, सॉरी सीड शेप। स्पीड नहीं, सीड शेप। और सेवंथ था आपका बीज का रंग। बीज का रंग जिसको कहेंगे हम सीड कलर। सीड कलर, ठीक है। तो मेंडल ने जो है इस तरीके से 7 बार अलग अलग लक्षणों का जो है अध्ययन किया था मटर के पौधे पर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे, किसकी, कि इसमें जो उन्होंने क्या किया था। सबसे बड़ी बात ये थी, इन्होंने जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें इसमें जो आप देखो, किसमें स्टीम हाइट में अगर आप देखोगे, इसमें क्या पाया उन्होंने? टॉल और ड्वार्फ, यानी लंबे पौधे और बौने पौधे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी कलर की, कलर कौन से थे? वॉयलेट और व्हाइट। एक वॉयलेट और व्हाइट कलर। ठीक है, जब इन्होंने पोजीशन की बात की थी तो पोजीशन में क्या था आपका? अब पोजीशन में तो एक्साइल और टर्मिनल, एक्सआईएल और टर्मिनल। ठीक है, अगर शेप की बात की जा रही थी तो इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, अगर कलर की बात यहां पे करी जा रही थी, किसकी? पोड की, यानी फली के रंग की बात की गई थी तो ग्रीन और येलो। ग्रीन और येलो निकल के आया। ठीक है, सीड की शेप कैसी थी? राउंड और रिंकल। राउंड और रिंकल। ठीक है, और सीड के कलर की बात की जाए तो प्यारे बच्चे येलो और ग्रीन। येलो और ग्रीन। तो इन्होंने जो है इस पर 7 बार जो है क्या किया था, अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो विस्वांग गति के जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर मैं प्रकाश डालूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजरती है। ठीक है, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द डैश ऑफ अ लेंस पासिस विदाउट एनी डेविएशन, बिना टकराए जो है वो निकल जाती है। किससे? लेंस से। मेरे प्यारे बच्चे, अगर जब भी जो है कोई भी किरण किसी भी लेंस से, चाहे कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लाइट पास की जाएगी, किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा इस तरीके के मेरे पास ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चे? ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, टेढ़ा हो गया। चलिए, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये क्या है यहाँ पे? ये F1 है। ये क्या है यहाँ पे? ये F2 है। ठीक है, अगर कोई भी लाइन मेरे प्यारे बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये क्या है प्यारे बच्चे? ऑप्टिकल सेंटर है। ये क्या है यहाँ पे? ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, क्या है ये? ऑप्टिकल सेंटर। जब भी मैं कहूंगी अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है? ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ये एफ क्या है? आपकी फोकस है। ठीक है, अगर कोई भी लाइट अगर मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ये बिना कहीं भी टकराए जो है ये निकल जाएगी। ठीक है, कहीं नहीं टकराएगी। तो इसमें क्या कहा कि जब कोई भी लाइट पास की जाती है थ्रू दिस सेंटर, और सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से ऑफ अ लेंस पासिस विदाउट एनी डेविएशन, यानी लेंस के अगर जो है प्रकाशित केंद्र से अगर कोई भी गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी किरण जाएगी तो प्यारे बच्चे ये जो है कहीं नहीं टकराएगी। ठीक है, ये किसमें था? ये था प्यारे बच्चे कॉन्वेक्स लेंस में। अगर मैं कॉनकेव की बात करूं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अब मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे कॉनकेव की। किसकी? कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूं मैं।
ठीक है, कॉन्केव लेंस जो इस टाइप से होता है, ठीक है। अगर इसको क्या कहेंगे हम, मान लीजिए ये भी क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ये F1 है यहाँ पे और ये क्या है आपका F2 है, ठीक है। इसमें भी अगर कोई भी लाइट मेरे प्यारे बच्चे अगर पास की जाएगी ना ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसमें भी क्या होगा, ये लाइट बिना कहीं टकराए सीधी निकल जाएगी, ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन, कहीं नहीं टकराएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो इसमें भी लाइट सीधी चली जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी लाइट, अब एक चीज और मैं बता देता हूँ इसी में, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करूँ मैं, इसी में अगर इस तरीके से कोई भी कॉन्वेक्स लेंस दूसरा है मेरे पास, ठीक है, इस तरीके से है, यहाँ पे क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, पता है मुझे, ये F1 है यहाँ पे और ये क्या प्यारे बच्चे, ये F2 है, ठीक है। अब मैं ये कहूँ, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये वाली जो है प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी लाइन है, ठीक है। अगर इसके पैरेलल कोई भी, क्या बोला उसने, मैंने कहा अगर कोई भी लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहाँ है, F2, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे F2 से गुजर जाएगी, ठीक है, F2 से गुजरेगी ये बात याद रखेंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं इसी में कॉन्वेक्स की जगह अगर कॉनकेव लेंस लेता हूं प्यारे बच्चे, कौन सा लेंस लेता हूं मैं, कॉनकेव अगर लेंस ले लेता हूं मैं इस तरीके से वाला, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी F1 है और ये आपका F2 है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी लाइन मेरे प्यारे बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, इस तरीके से अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो प्यारे बच्चे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसको अगर हम पीछे मोड़ के देखेंगे तो हमें क्या प्रतीत होगा कि ये जो है F1 से ही पास हो रही है, ठीक है, F1 से जो है ये पास हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ठीक है, इसमें जो है आप याद रखेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट पास अगर होती है तो वो कहीं नहीं टकराएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, ये रहा, इसने कहा है कि लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, किसका बोला है, ब्राइन के लिए। और ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, सोडियम क्लोराइड, मैंने पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन कराया था आपको कि सोडियम सोडियम क्लोराइड को ही मेरे प्यारे बच्चे हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, ब्राइन कहा जाता है। और जब इसका आप इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन करोगे, किसका, ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करोगे, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा कि जब आप NaCl को, NaCl क्या प्यारे बच्चे, एक्वस सॉल्यूशन है यहाँ पे, जब इसको आप 2H2O यानी क्या कर रहे हो, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है NaOH बनेगा प्यारे बच्चे, जिसको आप क्या कहोगे, ये भी एक्वस में ही रहेगा और आपको क्लोरीन गैस भी मिलेगी और बेटे हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी, ठीक है। पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्लोर एल्काली प्रोसेस कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को प्यारे बच्चे क्या कहेंगे हम, क्लोर एल्काली प्रोसेस, क्लोर एल्काली प्रोसेस कहा जाता है इसको, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इसमें आपने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या मिला आपको, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, कहाँ पे है, ये रहा, ये क्या है आपका सोडियम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये जो है आपको प्रोवाइड हुआ जब आपने लवण जल को विद्युत अपघटन द्वारा किया गया, तो क्या मिला आपको, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर है, ठीक है। एनोड से जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या प्राप्त कराया था हमने, एनोड से जो है Cl2, ठीक है। अगर मैं एनोड की बात करूं, इसमें एनोड एक कैथोड होता है, ठीक है, एनोड में क्या मिलेगा आपको, Cl2, क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, Cl2, और कैथोड में क्या मिलेगा, H2, और H2 क्या है बेटे, बर्निंग विद पॉप साउंड, बर्निंग विद पॉप साउंड, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन में यही पूछा था पिछली बार कि पॉप साउंड से कौन सी गैस जो है पॉप साउंड की तरह रिएक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट पॉसेस ग्रेट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें जो है फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी, किसकी होगी, फ्लोरीन की बात करता हूं मैं, फ्लोरीन की होगी, क्यों होगी, ये भी एक रीजन है, क्योंकि यह जो है आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत, क्या कहेंगे, यह क्या है, आवर्त सारणी का, यह आवर्त सारणी का सबसे अधिक, सबसे अधिक क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक, ऋणात्मक क्या है, तत्व है, ठीक है। ये याद है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका, इसका अगर परमाणु क्रमांक की बात की जाए, परमाणु परमाणु क्रमांक कितना होगा, फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है। अगर इसकी प्यारे बच्चे संयोजकता की बात की जाए, यानी वैलेंसी की बात की जाए, इसकी इसकी वैलेंसी जो है 1 होती है फ्लोराइन की, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्लियर हो गया,
चलिए, अब एक बात बताओ, फ्लोरीन में जो है आपने बताया कि संयोजकता 1 होती है, ठीक है। एक चीज़ होती है कि एटॉमिसिटी के बारे में। किसके बारे में? एटॉमिसिटी। क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बताऊँगा आपको। किसकी बात करें हम? एटॉमिसिटी। मैं एक एलिमेंट लेता हूँ आर्गन। क्या लिया मैंने? आर्गन क्या है? मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक है। क्या है? आर्गन क्या है प्यारे बच्चे? आप कहोगे सर मोनो एटॉमिक है। ठीक है। हीलियम क्या है? हीलियम क्या है प्यारे बच्चे? ये भी मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक है। सब रीजन बता देता हूँ। ठीक है। अब मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक है। क्या है? डाई एटॉमिक है। हाइड्रोजन की बात करूं प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या है? ये भी डाई एटॉमिक है। क्या है ये? डाई एटॉमिक है। ठीक है। नाइट्रोजन की मैं बात करूं, नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक है। क्या है? नाइट्रोजन भी क्या है? डाई एटॉमिक है। और क्लोरीन भी आपका डाई एटॉमिक है। क्लोरीन भी आपका डाई एटॉमिक है। ठीक है। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं, फॉस्फोरस, ये क्या आपका टेट्रा एटॉमिक है। क्या है ये? टेट्रा एटॉमिक है। ठीक है। सल्फर क्या है? सल्फर की बात करूं प्यारे बच्चे, सल्फर जो आपका पॉली एटॉमिक है। ठीक है। लिखते हैं ना हम सल्फर को, क्या लिखते हैं हम? S8। फॉस्फोरस को क्या लिखेंगे हम? P4। ठीक है। क्या लिखेंगे? P4 लिखेंगे। ठीक है। ये बात याद रखेंगे। क्लोरीन डाइएटॉमिक है। क्या लिखते हैं हम उसको? Cl2, N2। ठीक है। और हाइड्रोजन को क्या लिख देते हैं हम? H2। तो इसलिए ये क्या है? डाइएटॉमिक है, O2। ठीक है। लेकिन हीलियम को क्या लिखते हैं हम? He। आर्गन को Ar। ठीक है। तो जिनके जिनके जो है साथ टू लगाया गया वो क्या है? डाइएटॉमिक है। जो सिंगल है वो मोनोएटॉमिक है। और जो दो वाले हैं वो डाइएटॉमिक। फॉस्फोरस क्या है? टेट्राएटॉमिक है क्योंकि P4 होता है। ठीक है। और फॉस्फोरस क्या है बेटा? सल्फर S8 है। सल्फर क्या? S8, यानी ये पॉलीएटॉमिक आइंस होगा। ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण चुनिए। सिलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चे अब आप इसमें देखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो इसमें बी राइट आंसर होगा। बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्यों होगा? देखिए इसमें क्या बताया गया, CuSO4 को किसके साथ यानी H2S के साथ अभिक्रिया कराई गई। तो इसमें क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? इसने Cu ने किसके साथ अभिक्रिया की? S के साथ। तो क्या बना? CuS। ठीक है। और क्या बनेगा प्यारे बच्चे? जब SO4 ने किसके साथ अभिक्रिया की? H2 के साथ। तो क्या बनेगा? H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्या हुआ? इसमें जो है एक दूसरे के साथ अभिक्रिया की। ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स के साथ। तो ये क्या रहेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगा। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब यही इसकी बात करो आप। ऑप्शन नंबर ए क्या है प्यारे बच्चे? ये क्या है? ये कॉम्बाइन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा इसको। इसको क्या कहेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। ये क्या है? ये यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है ये? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है। इसमें क्या था? ये भी यहाँ पे कुछ ऐसे करके डैश होगा। ठीक है। तो ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये भी आपका जो है ये स्प्लिट हो रहा है और ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है। ये बात याद रखेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका ये वाला। उसने कहा है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो वो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। कौन से? व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे होंगे। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करते हैं। कौन? WBCs, जिनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? WBCs। ठीक है। ये क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और RBCs जो है रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है। अगर मैं ब्लड की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात करूं मैं? ब्लड। अगर ब्लड की मैं पीएच वैल्यू की बात करूं तो प्यारे बच्चे कितनी होती है? 7.4 होती है। और ब्लड में क्या पाया जाता है? एसिनोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइटस, लाइम्फोसाइटस, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइटस, लाइम्फोसाइटस और प्लेटलेट्स। ठीक है। यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइटस, लाइम्फोसाइटस और प्लेटलेट्स, ये सब किसमें मिलते हैं प्यारे बच्चे? ये ब्लड में पाए जाते हैं। ये बात याद रखना। और व्हाइट ब्लड सेल्स जो है मेरे प्यारे बच्चे कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। इसमें कहा है कि स्थिर आग यानी फिक्स्ड इनपुट को नियोजित करने के लिए किसी फर्म द्वारा। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे जो है ये वहन होगा। ये वहन जो लिख गया है ये नहीं रखना है आपको। ठीक है। ये क्या है यहाँ पे? वहन। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे नहीं, आगतों होगा यहाँ पे। क्या होगा? आगतों। ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया क्वेश्चन में। ठीक है। तो स्थिर आगतोों यानी जिनको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? फिक्स्ड इनपुट बोलते हैं। उनको नियोजित करने के लिए किसी फर्म द्वारा वहन की जाने वाली लागत को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं कुल स्थिर लागत।
क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उसको कहते हैं हम कुल स्थिर लागत। तो कहाँ पे इसमें कुल स्थिर लागत, ऑप्शन नंबर सी, कुल स्थिर लागत उसे कहा जाता है। ठीक है, स्थिर लागत होती है फिक्स्ड कॉस्ट और कुल स्थिर लागत होगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये वो लागतें होती हैं, कौन सी लागतें होती हैं, ये वो लागतें होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया, जो जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहती हैं। क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं। ठीक है, वे लागतें होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहती हैं और उत्पादन की मात्रा बदलने पर नहीं बदलती हैं। और क्या लिखेंगे हमें, और उत्पादन की मात्रा बदलने पर नहीं बदलती हैं, नहीं बदलती हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो प्यारे बच्चे फिर से आ गया आपका रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ द मेटल, जो एक्टिविटी आपकी सीरीज थी। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने आपको, इसी तरीके था ना, केदारनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है, फिर था CuHgAg और Au। ठीक है, इनके जो नाम थे, इसके को क्या कहा गया था, केदारनाथ से डिनोट किया था पोटासियम, ठीक है, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जेडन को जिंक, आयरन Fe, पीबी लेड, हाइड्रोजन H, ठीक है, कॉपर Cu, मरकरी Hg, ठीक है, सिल्वर और Au किससे, गोल्ड। ठीक है, तो ये इनके क्या थे, सिंबल्स थे। ठीक है, इससे बस शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केदारनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। ठीक है, ये क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं। जो सबसे ऊपर है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीजेज होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, डिक्रीजेज होगी। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो होगा वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव, और ऊपर जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, चलिए अब इसमें देखोगे आप मेरे प्यारे बच्चे कि इसमें क्या बोला था कि तांबे से अधिक, किससे अधिक मेरे प्यारे बच्चे, कॉपर से अधिक। तो कॉपर कहाँ है यहाँ पे, ये रहा कॉपर आपका। तो कॉपर जो है यहाँ पर, तो उससे पूछा है कि कॉपर से जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है, कौन होता है। देखो सबसे ऑप्शन नंबर क्या दिया, जिंक दिया गया है। तो जिंक कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे, जिंक यहाँ पे है। आप कहोगे सर ये तो इससे ऊपर है, इसका मतलब है कि जिंक इससे अभिक्रियाशील है। और कौन सा हो सकता है, सोना कहाँ पे है, गोल्ड। कहोगे सर गोल्ड तो यहाँ पे है। ठीक है, सिल्वर कहाँ पे है, सिल्वर ये रहा ऊपर। ठीक है, प्लेटिनम और नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं तो जिंक जो है मेरे प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिंक। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी सीरीज से जो है आप हर क्वेश्चन का आंसर पता लगा लोगे इस टाइप का। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा, ठीक है, इन द ह्यूमन हार्ट द प्लूमिनरी वेन इज कनेक्ट टू दी। तो प्लूमिनरी वेन किससे कनेक्ट होती है मेरे प्यारे बच्चे, प्लूमोनरी, प्लूमोनरी वेन किससे कनेक्ट होती है, वो होती है लेफ्ट ऑरिकल से। किससे कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है मेरे प्यारे बच्चे, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से जो ये कनेक्ट होती है। ठीक है, मानव हृदय में जो है फुफ्फुसीय सिरा बाएं अलिंद से जुड़ा होता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम, बाएं अलिंद, बाएं अलिंद से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये सिराएं जो है फेफड़े से क्या करती हैं प्यारे बच्चे, ये जो है ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के, हृदय के कहां ले जाते हैं प्यारे बच्चे, बाएं अलिंद में, यानी लेफ्ट ऑरिकल में, बाएं, बाएं अलिंद, जिसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, मेल आती है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, जो प्लूमिनरी, जो पल्मोनरी वेन होती है वो किससे कनेक्ट होती है प्यारे बच्चे, वो कनेक्ट होती है आपकी लेफ्ट ऑरिकल से। और जो ये क्या करते हैं, ये फेफड़ों से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं अलिंद में लाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, ये वाला। इसने कहा है नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर कौन सा प्रकाश निर्मित होगा, ये पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चे इसका एक फंडा है, याद करना है आपको। क्या बोला उसने, एक तो बोला उसने नीला कलर, किस कलर के लिए बात की गई, एक तो नीला,
और एक है मेरे प्यारे बच्चे लाल। जब इन दोनों का अगर नीला और लाल का मिश्रण किया जाएगा तो उसने बोला है कि कौन सा कलर बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे नीले को और अगर लाल को मिक्स करोगे तो मजेंटा कलर बनेगा। कौन सा कलर? मैजेंटा। कौन सा? मैजेंटा कलर बनेगा अगर आप जो है नीला और लाल को मिक्स करोगे। ठीक है। अगर मैं एक चीज मिक्स करता हूं, देखो, एक तो लाल ले लेते हैं, रेड हो गया। ठीक है। एक हरा लेते हैं साथ में ही, और एक और ले लेते हैं ब्लू यानी नीला। अगर इन तीनों का मिश्रण किया जाएगा तो कौन सा कलर बन जाएगा प्यारे बच्चे? तो कहोगे सर आप व्हाइट कलर बन जाएगा। कौन सा कलर बनेगा प्यारे बच्चे? सफेद कलर बनेगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। और रेड और ग्रीन मैंने आपको बताऊं, अगर रेड हो यानी लाल हो, और कौन सा हो प्यारे बच्चे? एक हरा हो। अगर लाल और हरे को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा प्यारे बच्चे? येलो यानी पीला कलर बनेगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर वहीं हम नीला और हरा ले लेते हैं, यानी हरा कलर लिया गया, ग्रीन, और प्यारे बच्चे ब्लू यानी नीला लिया गया, अगर इन दोनों को हमने जब मिक्स किया तो कौन सा कलर बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? किने। कौन सा? किने। क्या रहेगा प्यारे बच्चे? उसको हिंदी में कहेंगे हम हरे नील। हरे नील। हरे नील। ठीक है, क्या कहेंगे? हरे नील कहेंगे। और इंग्लिश में उसको हम केन, किने नहीं, CYN, केन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ब्लू और रेड को मिलाने पे कौन सा कलर बन गया था मेरे प्यारे बच्चे? मजेंटा कलर बना था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें आप देखोगे मजेंटा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा, ठीक है, सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? तो ग्राम सभा को जो है इसके पंचायती राज व्यवस्था के आधारशिला के रूप में माना जाता है। किसको? ग्राम सभा को। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा आपका। कौन सा? ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा को ही क्या माना जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? निर्वाह और शक्ति का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ग्राम सभा को जो भारत किस अनुच्छेद में दिया गया है संविधान के? ग्राम सभा, ग्राम सभा जो है मेरे प्यारे बच्चे 243, 243 ए में दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम पंचायतों का गठन। किसकी बात कर रहे हैं हम? पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे 243, आर्टिकल नंबर 243 बी में दिया गया है। ठीक है, अगर पंचायतों की संरचना की बात की जाए, पंचायतों की, पंचायतों की संरचना की अगर बात की जाए तो ये जो है आपके 243 सी में है। ठीक है, अगर स्थानों का आरक्षण की बात की जाए, इसकी बात की जाए स्थानों का आरक्षण, तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये 243 डी में दिया गया है। ठीक है, पंचायतों की अवधि, पंचायतों की, पंचायतों की अवधि की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो ये संविधान के अनुच्छेद 243 ई में दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, नगर पालिका का गठन की अगर बात की जाए तो नगर पालिका का गठन, नगर पालिका का, नगर पालिका का गठन, ठीक है, नगर पालिका का गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे किसमें है? 243 क्यू में, अनुच्छेद 243 क्यू में जो है ये दिया गया है। ठीक है, अगर मैं एक बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, कि मान लीजिए आपको मैं बता दूं, मैं बात करता हूं, सिंपल सी है, धन विधेयक। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? धन विधेयक। धन विधेयक किसमें है प्यारे बच्चे? धन विधेयक जो है आपका अनुच्छेद 110 में है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इन विधेयकों की अनुमति, विधेयकों पर अनुमति, अगर मैं बात करूं विधेयकों पर अनुमति, ये किस अनुच्छेद में है प्यारे बच्चे? अनुमति के लिए विधेयकों का, ये है आपका 111 में। ठीक है, ये आप याद रखें। तो अनुच्छेद में से कोई ना कोई जो है क्वेश्चन हर बार बनता है। 79 की बात कर लेता हूं मैं। 79 में क्या है प्यारे बच्चे? संसद का गठन है। किसका गठन है? संसद का गठन है। ठीक है, राज्यसभा की संरचना 80 में है। क्या है? राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना। और 81 में क्या होगा? लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। ठीक है, क्लियर हो गया। 52 की बात करूं तो क्या कहा जाता है? कि भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? 54 में है। 54 में क्या है? 54 में है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आप याद रखेंगे। अगर मैं एक छोटी सी बात याद बताऊं आपको, चलिए छोड़िए इसको, किसी और क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी ग्राम सभा इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, और उस जाल को क्या कहा जाता है? उस जाल को मेरे प्यारे बच्चे ट्रैकिया, ट्रैकिया कहा जाता है, यानी श्वास प्रणाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या कहा जाएगा उसको? श्वास प्रणाल या ट्रैकिया।
ठीक है। कीटों में जो है गैस विनिमय के लिए वायु नलियों के जाल को ट्रैकिया कहा जाता है, ठीक है, या उसको श्वास प्रणाली भी कहा जाता है। और ये नलिकाएं जो है श्वास छिद्रों, जिनको क्या बोलते हैं हम, स्पाइरेकल्स बोलते हैं, उससे हवा को शरीर के अंदर ले जाती हैं, ठीक है। ये नलिकाएं क्या करती हैं, जो नलिकाएं हैं वो क्या करेंगी, नलिकाएं जो हैं श्वास छिद्रों से, श्वास छिद्रों से हवा को कहाँ ले जाती हैं बेटे, शरीर के अंदर ले जाती हैं, शरीर के अंदर ले जाती हैं, ठीक है। और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। और क्या करती हैं ये, ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं, CO2 को क्या करते हैं वो बाहर निकालती हैं, बाहर निकालती हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। श्वास प्रणाली का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, कीटों में जो गैस के विनिमय के लिए जो वायु नलिकाओं का एक जाल होता है उसे क्या कहते हैं हम, श्वास प्रणाल कहते हैं या ट्रैकिया, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, ये इसने बोला है कि इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है, कार्बन यौगिक नहीं है। सबसे पहले बात की हमने ए ले लिया, CH4 दिया गया है। CH4 में अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, इसमें देयर इज अ वन कार्बन कंपाउंड, क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक तो इसमें कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन यौगिक है, ठीक है। तो कार्बन यौगिक ही चाहिए था, इसमें भी कार्बन यौगिक है। और क्या है इसमें, और इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और क्या है 4 जो है इसमें हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये राइट है, ए पॉइंट आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, राइट है CH4। बी आपका दिया प्यारे बच्चे CHCl3, CHCl3 इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 1 तो कार्बन है, ठीक है, 1 ही इसमें क्या है प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन है, और Cl क्या है 3, इसमें क्लोरीन है, ठीक है। तो इसमें भी कार्बन मिल गया हमें। सी की बात करें हम, CONO3 ट्वाइस, कोबाल्ट नाइट्रेट ऑक्साइड, ट्वाइस नाइट्रेट। अब इसमें CO क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 1 क्या है इसमें, कोबाल्ट है, CO को कोबाल्ट कहा जाता है, ठीक है। 2 इसमें नाइट्रोजन है, 2 क्या है इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। और 5 ये क्या है आपने इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो ये कोबाल्ट है, ये ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें क्या है, ये कार्बन यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कार्बन यौगिक तो है नहीं, सिर्फ कोबाल्ट यौगिक है, ठीक है। C2H6 की अगर बात करूं मैं, C2H6 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 2 क्या है इसमें, 2 तो कार्बन है, सबसे पहले यही पता लग गया, तो इसका मतलब ये भी कार्बन यौगिक है। 2 क्या है इसमें, 2 कार्बन है, और 6 क्या है इसमें, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे आप। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि बृहदारण्यक और मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो तीनों हैं आपके, ये उपनिषद के हैं, किसके हैं, उपनिषद श्रेणी के जो है धार्मिक ग्रंथों का एक तीनों उदाहरण है ये, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सभी जो है मेरे प्यारे बच्चे हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं, क्या है ये, हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं, क्या है, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं, ये आप याद रखेंगे, जो वेदांत के रूप में भी जाने जाते हैं, वेदांत के रूप में भी, वेदांत के रूप में भी जाने जाते हैं, ये याद रखें, वेदांत के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। और परम सत्य यानी ब्रह्मा, आत्मा और मोक्ष के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं को चर्चा करते हैं ये तीनों, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जातक कथा। जातक कथाएं जो बेटे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये किससे संबंधित हैं, ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक टेल्स यानी जातक स्टोरीज किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्मों से जुड़ी कहानियां हैं इसमें, ठीक है, जिनका जो उपनिषदों से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, किसकी, महात्मा बुद्ध की जन्मों की जुड़ी कहानियां हैं इसमें, ठीक है। जातक कथाओं में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की जुड़ी हुई कहानियां हैं। पुराण क्या है, पुराण जो मेरे प्यारे बच्चे हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। पुराण की बात की जाए तो ये क्या है, हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवताओं जैसे ऋषियों और प्राचीन राजाओं की कहानियां सुनाते हैं। लेकिन ये ठीक है उपनिषद से भिन्न है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। महाकाव्य की बात की जाए जैसे रामायण और महाभारत, ठीक है, हिंदू महाकाव्य हैं। महाकाव्य की बात की जाए कौन कौन है, जैसे रामायण, ठीक है, महाभारत, ठीक है, जो महाकाव्य युद्धों और पारिवारिक गाथाओं पर केंद्रित है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चे, किस त्योहार को असम में, किस त्योहार को असम में जो माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है, असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, और वो जाना जाता है मकर संक्रांति को। ऑप्शन नंबर डी है आपका, ठीक है, मकर संक्रांति त्योहार है जिसको माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भोगाली बिहू या माघोर दो माही भी कहा जाता है, ठीक है, भोगाली बिहू। और क्या कहते हैं इसको, भोगाली, भोगाली
बिहू भी कहा जाता है। ठीक है, ये त्योहार जो मेरे प्यारे बच्चे फसल कटाई, क्या लिखेंगे हम, ये त्योहार जो है फसल कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है, अंत का प्रतीक है। ठीक है, और जनवरी के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? जनवरी के महीने में मनाया जाता है, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, और बात करें हम किसकी, असम की। अगर मैं प्यारे बच्चे असम के लोक नृत्य की बात करूं, असम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? ये ना एक बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है। ठीक है, बोडो समुदाय कहाँ पे है, ये भी असम का है, तो वो कौन सा है, बगुरुम्बा। कौन सा है? बगुरुम्बा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, बिहू। ठीक है, और है आपका चोंगली, क्या है प्यारे बच्चे, चोंगली है, झूमर है। ठीक है, नट पूजा है, क्या है, पूजा है, बिछुआ है। ये सभी वहां के क्या हैं, लोक नृत्य हैं। ठीक है, और ओजा ओजा पाली भी है, ओजा पाली, काठी। ठीक है, झूमर जो है मेरे प्यारे बच्चे कूलियों द्वारा किया जाता है। झूमर किसके द्वारा किया जाता है, कूलियों द्वारा किया जाता है, ये बात याद रखें। ठीक है, क्लियर हो गया, ये असम के क्या थे, लोक नृत्य थे। अगर मैं असम में मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूं, किसकी, राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर, असम में। ठीक है, कौन कौन सा है वहां पे मेरे बच्चे, काजीरंगा, काजीरंगा, मानस, नेमेरी, नेमेरी नमेरी बोलते हैं उसको, कहीं कहीं नेमेरी भी लिखा रहता है वो। ठीक है, नमेरी, और राजीव गांधी, और कौन सा है, राजीव गांधी, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मानस, नेमेरी, ये भी सब क्या है, वैसे इनके पीछे राष्ट्रीय उद्यान लगा देना, कहीं कहो कि क्या लिखवा दिया, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ये सब जो है आपके असम में है। ये सब कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, असम की जो है कुछ जनजाति के बारे में बात करूं मैं, किसके बारे में, जनजाति कहाँ की, असम की। ठीक है, बोडो मिरी, क्या क्या है, बोडो मिरी। ठीक है, राभा। ठीक है, कचहरी, कचहरी, और हाजोंग, हाजोंग। ठीक है, एक और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, चकमा, चकमा। ये जो है कहाँ है, असम की जनजाति है। ठीक है, बोडोगिरी, और राभा। ठीक है, और कचहरी, और चकमा, और हाजोंग, ये सभी जो है। ठीक है, एक कार्बी भी है, क्या है, कार्बी। ये सभी जनजाति किसकी हैं, असम की जनजाति है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। इसने क्या है कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चे, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम जो है वो 2012 में, ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं, 2012 में जो है पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। एक चीज और, इसको पता है क्या बोलते हैं हम, इसको पोक्सो एक्ट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, पोक्सो, पोक्सो भी कहा जाता है। ठीक है, ये अधिनियम जो है 2012 में पारित किया गया था। ठीक है, और लागू कब से हो गया था ये, एक चीज और बताना भूल गया था मैं, 14 नवंबर 2012 से। ठीक है, ये बच्चों के यौन शोषण से बचाने के लिए एक प्रभावी कानून ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, किस पर जो ब्लीचिंग पाउडर, तो इनमें से कौन सा एक यौगिक है जिस पर जो क्लोरीन की अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर निर्मित किया जाता है? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी CaOH2। मान लीजिए मैंने क्या कहा, किसकी बात हो रही है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर की। आप कहोगे सर ब्लीचिंग पाउडर की बात हो ही रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 को अगर अभिक्रिया करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, यानी Cl2 के साथ अभिक्रिया करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, CaOCl2, क्या मिलेगा, CaOCl2 प्राप्त हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चे क्या मिलेगा हमें, H2O। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको क्या कहेंगे हम, इसको जो है हम बेटे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। किसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसको ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और ये क्या था आपका, ये क्या था आपका, आप कहोगे सर ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई सिलेक्ट लाइम, इसको और क्या बोल देते हैं हम, ड्राई सिलेक्ट लाइम। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या रखेंगे कि दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सोडियम क्लोराइड, एक्वा सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, ब्राइन भी बोलते हैं। किसको, किसको ब्राइन बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड।
हाँ, क्लियर हो गया। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर था ये, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में इसमें ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर होगा, CaOH2। CaOH2 इसका राइट आंसर है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को जो है क्लोरीन के साथ अगर अभिक्रिया की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर निर्मित हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, ठीक है, देन रेसिस्टेंस विल बी। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, यदि चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध मूल मान का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे अगर प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, सीधे आनुपातिक होता है। क्यों? क्योंकि जो है प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध लंबाई के, प्रतिरोध जो है लंबाई के सीधे आनुपातिक होता है, ये लिख देंगे, ठीक है, सीधे आनुपातिक होता है। क्या होता है, सीधे आनुपातिक होता है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो लंबाई दो गुना होने पर क्या होगा, प्रतिरोध भी दो गुना हो जाएगा। और क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, मान ली मैंने क्या किया, लंबाई दो गुनी होने पर, अब इस कंडीशन में अगर लेंथ को क्या किया जाए, ट्वाइस किया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चे प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया प्रतिरोध लंबाई के सीधे क्या है, अनुपातिक है, अनुपातिक है, आपको बता दिया। अब मैं अगर क्रॉस सेक्शन की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात करूं मैं, क्रॉस सेक्शन की। अगर अब प्रतिरोध में क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो क्षेत्रफल आधा होने पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, अगर क्षेत्रफल आधा किया जाए, अगर क्षेत्रफल आधा होने पर क्या होगा, प्रतिरोध मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है मेरे प्यारे बच्चे, प्रतिरोध आपका जो है आर बराबर में भी फिर भी क्या होगा, 2R होगा। 2R कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 4R होगा, यानी 4 टाइम्स उसको क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ एन ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, इसने बोला है द डायरेक्शन ऑफ द इंडक्शन इंड्यूस्ड करंट व्हेन द कंडक्टर इज मूविंग इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई। क्वेश्चन कहता है बेटे कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, ये क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है इसमें इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो उसकी जो प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है बेटे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। कैसे, देखो मैं ये बात कहूँ आपसे कि ये क्या है आपका, एक अपवर्ड डायरेक्शन से है, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है एक दूसरे के, ठीक है। और ये भी यहाँ पे जो है इस तरीके से है। ये क्या है आपका, मैं कहूँ आप कहोगे सर ये थंब बताओगे आप, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या है आपकी फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट फिंगर। और ये आपकी मेरे प्यारे बच्चे मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर है किसकी है, राइट हैंड। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपके राइट हैंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप अपना राइट हैंड ऐसे लीजिए। तो मेरे प्यारे जो थंब है वो थ्रस्ट और मोशन ज्ञात कर रहा है। थंब क्या बता रहा है, थ्रस्ट, थ्रस्ट और मोशन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन बता रहा है, फर्स्ट फिंगर, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। और आपकी मिडिल फिंगर क्या क्या बता रही है मेरे बच्चे, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कहा कि फ्लेम अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट एंड मोशन एंड फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कंडक्टर मूविंग इंड्यूस्ड करंट तो किसके द्वारा निकाला गया मेरे बच्चे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा निकाला गया, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि इकाई वाट को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है, द यूनिट वाट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये कहूँ पावर क्या होता है, पावर किससे डिनोट करते हैं, पी से। किसके बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चे, पावर वी इंटू आई, वी इंटू आई, वी इज द वोल्टेज और आई इज द करंट, ठीक है। ये बात याद रखोगे। अब मैं ये कहूँ कि मेरे प्यारे बच्चे एक वॉट जो है इक्विवेलेंट टू पावर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ करंट इज 1 एम्पियर फ्लो अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी मेरे प्यारे बच्चे 1 वॉट, अगर पावर क्या है, पावर किसमें होती है, पावर, पावर होती है आप कहोगे सर वॉट होती है पावर की ऐसा यूनिट। और वोल्ट, ये भी वोल्ट को किससे डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट वी से। और बेटे एम्पेयर किसकी है, करंट की, तो इनटू में एम्पेयर, ठीक है। अब मैं ये कहूँ जब ये बराबर है मेरे प्यारे बच्चे, वॉट किसके बराबर है, वोल्ट इंटू में एम्पियर के बराबर है, यानी वॉट किसके बराबर में है मेरे प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर वोल्ट प्लस में सॉरी वोल्ट इंटू में एम्पियर के बराबर है सर। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे प्यारे बच्चे 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 1 वोल्ट जो है 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर के बराबर होगा सर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग ए जो है इसका राइट आंसर है,
ठीक है, इकाई वॉट को जो है 1 वॉट बराबर में 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर के अकॉर्डिंग कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, या इसने बोला निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण गलत है, कौन सा रासायनिक समीकरण जो इनमें से गलत है ये पूछा गया है। ठीक है, पहला है आपका मेरे प्यारे बच्चे, क्या बताया कि उसने, ये क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ इसको अभिक्रिया किया गया, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, 2MgO, ये बिल्कुल राइट है। क्लियर हो गया, ये भी सही है। अगर ये बोले CO को H2O के साथ में अगर रिप्रेजेंट किया तो CH3OH, CH3OH यानी 3 और एक ये 4, CB1OB1, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर मैंने उसने कहा मेरे प्यारे बच्चे CO यानी कार्बन ऑक्सीजन को किसके साथ में, H2 के साथ अभिक्रिया किया तो CH2O बनेगा, नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या बनेगा फिर सर, क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो इसमें दिया गया था आपको कि CO गैस है, ठीक है, प्लस में क्या है कि H2O के साथ अपक्रिया कराई, किसके साथ में, H2O के जब साथ में अपक्रिया कराई तो मेरे प्यारे बच्चे ये CH3OH बनेगा, CH3OH बनेगा, कार्बन, ठीक है, मोनोऑक्साइड विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसमें अगर इसको बैलेंसिंग किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे तो एक 2 यहाँ पे आएगा, एक 2 यहाँ पे आएगा और नहीं आएगा कहीं पे भी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा भैया, ना कि CH2O नहीं बनेगा, CH3OH बनेगा। एल्कोहल ग्रुप हो गया ना, मिथनॉल, CH3OH, मिथनॉल बन गया। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चे, मिथनॉल बन गया। क्या बन गया, ये मिथानॉल बन गया, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर होगा कि ये जो है ये रिएक्शन गलत है। ठीक है, आयरन को जब H2O के साथ अभिक्रिया कराई गई तो मेरे प्यारे बच्चे Fe3O4 बन गया, यानी फेरिक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकल के आ गई, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे कौन होगा, वो होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति कौन होंगे मेरे प्यारे बच्चे, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए, भारत के उपराष्ट्रपति, किसके, अनुच्छेद 89 के अंतर्गत। ठीक है, ये है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 90 की, अगर मैं बात करूं तो क्या कहा गया, अनुच्छेद 90 में कहा गया मेरे प्यारे बच्चे, अगर उपसभापति का पद रिक्त हो तो उसमें क्या होगा, पद त्याग और पद से हटाया जाना। ठीक है, उपसभापति का पद रिक्त होना, ठीक है, किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 90 में दिया गया है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें है, 93 में है। ठीक है, और संसद का गठन किसमें है, अनुच्छेद 79 में है। क्या है, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। 80-81 में राज्यसभा और लोकसभा है। ठीक है, संसद के सदस्यों की अवधि की बात करूं मैं, अनुच्छेद 83 में है, संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की संसद के सदनों की अवधि जो है किसमें है, अनुच्छेद 83 में है। ठीक है, संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता, अनुच्छेद 84 में है। संसद की संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और संसद का विघटन 85 में है, सदन का विघटन या बोलते हैं संसद का सत्र या सत्र सावन और विघटन। ठीक है, ये आप याद रखें। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है आपका कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए Ba और K ऑक्साइड के लिए सही सूत्र चयन कीजिए। Ba क्या है मेरे प्यारे बच्चे इसमें, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे Ba क्या है, Ba क्या है, Ba जो है इसमें आपका बेरियम है। क्या है, बेरियम है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 56। ठीक है, अगर के की बात करें इसमें तो के क्या है मेरे प्यारे बच्चे, के है इसमें आपका पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है। ठीक है, जब उसने कहा है फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ, यानी अगर इनके साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाए, यानी Ba को अगर किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो मेरे प्यारे बच्चे क्या बनेगा, सिर्फ यही इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो क्या बनेगा, BaO। ठीक है, अगर के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, K2O। क्या बन जाएगा, K2O, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लगेगा। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्साइड, और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आपका बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आप याद रखें। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चे कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है, तो वो मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 44 है। ठीक है, अनुच्छेद 44 है जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 किससे रिलेटेड है फिर मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है बालकों के लिए निःशुल्क, क्या रहेगा इसमें, बालकों के लिए बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, और अनिवार्य शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। क्लियर है। 43 में क्या मेरे प्यारे बच्चे, कर्मकारों के लिए, 43 में क्या है,
कर्मकारों के लिए, कर्मकारों के लिए क्या दिया गया? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी। ठीक है। अनुच्छेद 42 की बात करूं तो क्या दिया गया उसमें मेरे प्यारे बच्चे? काम की न्याय संगत, क्या दिया गया उसमें? किसकी बात कर रहा हूं मैं? 42 की बात कर रहा हूं। काम की न्याय संगत, न्याय संगत और मानवोचित, मानवोचित दशाओं का, मानवोचित दशाओं का उपबंध। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें बताया था मैंने? 40 में। ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ये बताया था आपको। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व किसमें है? 39 में है। राज्य द्वारा, राज्य द्वारा, राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, कुछ नीति तत्व है किसमें है? 39 में है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य आम वर्षा यानी मैंगो शावर शब्द से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आप केरल और कर्नाटक देख रहे हैं। केरल और कर्नाटक राज्य जो है मेरे प्यारे बच्चे आम वर्षा जिसको क्या बोलते हैं? मैंगो शावर शब्द से संबंधित है। वो क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या होता है? यह मानसून पूर्व की वर्षा है। ठीक है, क्यों? यह मानसून किसकी वर्षा है मेरे प्यारे बच्चे? पूर्व की वर्षा है, इसलिए। ठीक है, ये क्या पूर्व की वर्षा है जो इन दक्षिणी राज्यों में होती है, जो इन दक्षिणी राज्यों में होती है, जो इन दक्षिणी राज्यों में होती है। ठीक है, और आमों को पकने में मदद करती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चे? राज्यों को आम वर्षा शब्द से संबंधित किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, थोड़ा ध्यान से समझना, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें बोला है कि ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन डैश में होता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेकिंग प्लेसेस इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होता है मेरे प्यारे बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में होता है। चलिए समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैं ये कहूँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी ग्लूकोज से स्टार्ट कर देता हूँ। किससे स्टार्ट की मैंने प्यारे बच्चे? ग्लूकोज की बात की मैंने आपको। ग्लूकोज क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये आप लोग सब 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्या है ये? 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आप याद रखें। जब इसको जो मेरे प्यारे बच्चे इन प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, किसमें मेरे प्यारे बच्चे? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? ये किसमें चेंज होगा? पाइरूवेट। अब पाइरूवेट का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? विघटन होगा। का पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? अब पाइरूवेट का विघटन जब होगा तो किस तरीके से होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, पाइरूवेट का विघटन जो इस तरीके से होगा मेरे प्यारे बच्चे, 3 टर्म्स में होगा। ठीक है, एक होगा मेरे प्यारे बच्चे यीस्ट में। किसमें होगा? यीस्ट में। लिख देता हूं, एक तो होगा मेरे प्यारे बच्चे इन यीस्ट। ठीक है, एक होगा आपका इन योर मसल्स सेल, इन योर, इन योर मसल सेल्स। ठीक है, और एक होगा मेरे प्यारे बच्चे इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइको, MIT माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब मैं बात करूं यीस्ट की, तो यीस्ट में क्या होता है बेटे? ऑक्सीजन का क्या होता है? एब्सेंस होती है। यानी ये क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं मसल सेल्स की बात करूं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, थोड़ा अभाव है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में बेटे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे अगर पाइरूवेट ब्रेक डाउन होगा किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इन यीस्ट में होगा, तो किस किस मॉलिक्यूल्स में टूटेगा मेरे प्यारे बच्चे? ये तो आप कहोगे सर ये जो इथेनॉल, इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस में एनर्जी। ठीक है, वहीं अगर मैं मसल सेल्स की बात करूं कि अगर पाइरूवेट मसल सेल्स में ब्रेक डाउन होगा तो किस किस में होगा? लैक्टिक एसिड। किस किस में टूटेगा मेरे प्यारे बच्चे? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? वहीं बात करूं मैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और माइटोकॉन्ड्रिया में, ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट इन माइटोकॉन्ड्रिया टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस में वाटर H2O प्लस में मेरे प्यारे बच्चे एनर्जी। अब यहां से जो आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो उसने पूछा है प्यारे बच्चे ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन, यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन,
तो किस में मेरे प्यारे बच्चे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए पूछा, यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन किस में हो रही है प्यारे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर होगा। अगर पूछता लैक ऑफ ऑक्सीजन तो आपका मसल सेल्स होता, ठीक है। अगर पूछता आपको कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपका यीस्ट आंसर होता, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट भी है, कि विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था। निगमन जो है इसका मेरे प्यारे बच्चे किस वर्ष हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका मूल नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करूं इसका, इसका मूल नाम था इसका वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड। क्या था? वेस्टर्न वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल वेजिटेबल प्रोडक्ट्स वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? अगर संस्थापक की बात की जाए तो मोहम्मद हसन प्रेम जी, मोहम्मद मोहम्मद हसन मोहम्मद हसन प्रेम जी, ठीक है। ये बात याद रखें। इसका मूल व्यवसाय क्या था मेरे बच्चे, इस कंपनी का व्यवसाय, इसका मूल व्यवसाय जो है वनस्पति घी और तेल का निर्माण, वनस्पति घी और तेल का निर्माण, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो है आपकी ये क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? क्लास आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है। जिस स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया प्यारे बच्चे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपको टेलीग्राम चैनल से ही आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। क्लास ध्यान से कीजिए, एक एक क्वेश्चन कीजिए, जो भी आपको टॉपिक्स के साथ साथ कराए गए आप उनको कीजिए, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, एक एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।